सफाई भी नहीं की और राज्य के कोने कोने में आपको तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चाय के बगान की खुशबू से फैले राज्य असम में आए दिन आपको बाढ़ देखने को मिलते हैं। इस समय आसाम में आए बाढ़ को देख के आपको होने वाले तबाही का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको ट्रेनें पानी में तैरती हुई दिख रही हैं, रेलवे ट्रैक हवा में लटकते हुए दिख रहे हैं, जानवर और इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह बाढ़ में नजर आ रहे हैं। वहाँ पे हो रहे नॉन स्टॉप बारिश की वजह से असम में बहुत ज्यादा तबाही हो गई है। वर्तमान में असम के 33 जिलों में से 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम की बाढ़ से लगभग 37 लोगों की मृत्यु हो गई है और 10 लाख से अधिक लोग तथा पशुधन प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। राज्य में बाढ़ एक वार्षिक विशेषता है। मानसून के दौरान लगातार भारी बारिश के अतिरिक्त प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक हैं जो कि इसके लिए योगदान करते हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान में फैले एक बड़े बेसिन क्षेत्र के साथ ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ भारी मात्रा में जल और गाद का मिश्रण लेकर के आती है, जिससे असम में कटाव की घटनाओं में वृद्धि होती है जो बाढ़ का कारण बनती है। भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे अधिक घटनाएं बाढ़ की हैं। यद्यपि इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता और तथा वर्ष ऋतु के 4 महीनों में भारी जल प्रभाव है, परंतु भारत की असममित भू आकृतिक विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्राकृतिक तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। हम असम के हिस्ट्री की बात करें, वहाँ पे आए अगर हम बाढ़ की बात करें तो आजादी के बाद असम ने कई बार बाढ़ का स्थिति फेस किया है, जैसे कि 1954 में, 1922 में, 1972 में, 1977 में, 1984 में, 1988 में और 1998 में, 2002 में आए बाढ़, 2004 में आए बाढ़, 2012, 2015, 2016 ऐसे आपको हर साल अब वृद्धि देखने को मिल रही है जो कि आसाम में आए दिन बाढ़ आते रहते हैं। अगर हम बात करें कि इन सब साल में आपको कितनी मृत्यु हुई असम में, तो 2012 में आप 124 लोगों की मृत्यु हुई, 2015 में 42 लोगों की, 2016 में 28 लोगों की, 2017 में 85 लोगों की और 2018 में 12 लोगों की और प्रेजेंट टाइम में आपको 32 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है। बाढ़ से हम क्या तात्पर्य है, क्या उससे हम समझते हैं कि बाढ़ आखिर है क्या? नदी का जल उफान के समय जब जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों के आसपास की जमीन पर पहुंच जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती, यह कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्षा ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्से में भर जाता है। कई बार झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के एक और भी कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आने वाले तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन के जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन होना, यही सब कारण है एक बाढ़ के आने का। अगर हम आसाम में आए जियोग्राफिकल मेथड की बात करें कि आसाम में इतना ज्यादा बाढ़ आ कैसे जाता है, इतना ज्यादा पानी कहाँ से आ जाता है, तो इसके अगर जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे तो आइए बताते हैं आपको मैप के थ्रू। असम में आने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि एक लाइफ है वहाँ के लोगों के लिए और कर्स भी है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है कहाँ से, ये आती कहाँ से? तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है, जिसको तिब्बत में हम लोग बोलते हैं प्योंगयांग, यालुम, जैंगपो, सैंगपो, जो कि ये तिब्बत से होते हुए आप अरुणाचल प्रदेश में आएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग दिबांग बोल सकते हैं। फिर वो अरुणाचल प्रदेश से जब वो असम में एंटर करती है तिनसुकिया के रास्ते से, तो इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो आखिर यहाँ पे बाढ़ आने का रीजन क्या है? तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी पूरा माउंटेन है, आपका नागालैंड भी पूरा पहाड़ है और आपका ये मेघालय भी पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो बसता है हमारा ये असम बसता है जो कि पूरा प्लेन है। तो जब ये नदियाँ यहाँ से आती हैं और इसके रास्ते से होकर के गुजरती हैं तो सिर्फ असम ही बसता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में
ये सब में जब पानी नहीं जमा हो सकता है क्योंकि ये एक माउंटेनी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो बचता है असम जो कि एक प्लेन है। तो एक ये रीजन है जहाँ जिसकी वजह से असम में आए दिन बाढ़ आती रहती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग देख रहे हैं ये असम है हमारा और ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में और भी ज्यादा पानी डालने का जो काम करती है वो सहायक नदियां करती हैं, जो कि नॉर्थ से आ रही हैं, साउथ से जा रही हैं। कई सारे सहायक नदियों का पानी भी इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलता है, जिसकी वजह से इस ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया है और इसमें जो जल प्रवाह है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। दूसरा रीजन ये है जिसकी वजह से असम में बाढ़ आने का खतरा काफी बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन सहायक नदियों की वजह से ही ब्रह्मपुत्र में कितना पानी जमा हो गया है और इसी ब्रह्मपुत्र के बेसिन में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसकी वजह से ये पूरा बाढ़ आने की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क भी 90% डूब चुका है। और हमारी आजादी के बाद से ऐसा क्या रीजन हुआ कि असम में और ज्यादा बाढ़ आने लगे हैं? तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे असम में आए अर्थक्वेक। अगस्त 1950 में आया था असम में अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड 8.7 था, जो कि बहुत ही हाई था। इस मैग्नीट्यूड की वजह से जो असम का जगह थी वो काफी डिस्प्लेस हो गई थी। डिस्प्लेस होने की वजह से जो वहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी है वो सॉइल इरोजन काफी मात्रा में करने लगी और वहाँ के प्लेस को डिस्प्लेस करने लगी, लैंड को कम करने लगी, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी जो वहाँ के एनवायरनमेंट की वो कम होने लगी थी। लैंड मास वहाँ का ह्यूज अमाउंट में डिस्प्लेस होने लगा और रिवर में समाने लगा। यही रीजन है कि ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ से लेकर के गुवाहाटी और उसके निचले हिस्से में दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये तो थे हमारे ज्योग्राफिकल रीजन जिसकी वजह से असम में बाढ़ आते हैं और आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।